तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और स्पीड और एक्यूरेसी का ही पूरी खेल होता है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में। ये साइंस के लिए सबसे अच्छा बुक अगर बोला जाए तो एनसीईआरटी है, और ऑनलाइन क्लास है। दोनों को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं साइंस के लिए, और एनसीईआरटी का बुक को भी फॉलो। ग्रुप डी में तो हूबहू एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन बाय लाइन, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ने से बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होती है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है और कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको घर पे मेहनत करना पड़ता है। लूसेंट आपको हमेशा रिवीजन होना ही चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा है। अगर कोई चीज़ लूसेंट से आता है तो सारे बच्चे उसका जवाब देंगे, और अगर आप छूट जाते हैं तो आप उन सारे बच्चों से पीछे हट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनियन का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे साथ है महेश जी, जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी 2019 में हुआ है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से जानना उनका रियल एक्सपीरियंस होता है। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखिएगा, और जो भी चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम महेश कुमार पांडे है। मैं अभी सीकेपी डिवीज़न के बांसपानी सेक्शन में कार्यरत हूँ, TM4 के पद पे, और मैंने तैयारी 2018 में शुरू किया था। तो महेश जी, जैसे आपने ये आपका कितना अटेम्प्ट था रेलवे का, उससे पहले भी एग्ज़ाम दिए थे क्या? हाँ जी, मैंने रेलवे के लगभग 3 से 4 एग्ज़ाम मतलब ये किया हुआ था, जिसमें से मैंने आपका ALP टेक्नीशियन वाले में PT उसका पास किया था, मेंस में उसका फंस गया था। फिर NTPC का भी PT पास किया, उसका लेवल 2, 3 और 5 के पद का जो उसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो भी मैंने पटना में जाके दिया हुआ था। हालांकि उसमें रिजल्ट नहीं हुआ। इस बार जो 19 में भरे थे उसका एग्ज़ाम हुआ 23 में आपका, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है PK रॉय कॉलेज से। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, फिर मैंने इधर अपने कंपटीशन पे ही ध्यान दिया है। आपने और कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया है? मैंने और झारखंड के भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हुए थे। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया हुआ था, और RPF का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। RPF कांस्टेबल SI दोनों का एग्ज़ाम दिया हुआ था। बस इतना ही सारे। SSC GD का भी दिया हुआ था। 2 बार क्वालिफाई हूँ, बट मन नहीं किया उसमें जाने का। ऐसा कुछ था कि आपका मतलब शुरू से रेलवे में ही जाने का मन था? रेलवे को आपने कैसे? देखिए, मेरा जो तैयारी का जो लेवल था, या फिर मैं समझता हूँ कि जिसमें मेरी रुचि थी वो रेलवे के सिलेबस से मैच होता था। जैसे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग अच्छा था, GK GS में मुझे रुचि थी, तो वो सब सारे रेलवे में उसी का सिलेबस फॉलो करता है जो मेरा मतलब कि फेवरेट है। तो इसीलिए मैंने उस पर ही ध्यान दिया था। अब महेश जी से जानेंगे एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले महेश जी मैथ के बारे में बताइए। मैथ में आपने कहाँ से पढ़ा था? जी, मैथ मैंने RS अग्रवाल और किरण का जो बुक है उसी से पूरा प्रैक्टिस किया हूँ, और मुझे लगता है कि ये दोनों बुक अगर कोई अच्छे से पढ़ ले तो काफ़ी है कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए। मैथ में तो अच्छे से वो नंबर ला सकता है। और NCERT का भी कुछ रोल है क्या? जी, NCERT देखिए, आप 9-10 का जो बुक है, या फिर आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं 10 तक का, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे ज्योमेट्रिक पोर्शन है, चाहे आप कोई भी पोर्शन ले लो, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। NCERT तो होना ही चाहिए। NCERT जिसका बेस जिसका अच्छा है तो कंपटीशन का मैथ उसके लिए बहुत अच्छा होगा। महेश जी, जैसे बहुत सारे बच्चों का रहता है कि वो बोलते हैं कि एग्ज़ाम में ट्रिक का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? उसमें अहम रोल है क्या? जी देखिए, ट्रिक का बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि उससे पहले आपको मैथ बनाना आना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम तो रहता है, तो आप क्वेश्चन को बनाना ही नहीं आता, चाहे वो ट्रिक से हो या बेसिक नियम से हो। तो सबसे पहले आपको मैथ आना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रिक को फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले आप बनाना सीखिए मैथ को, उसके बाद तो फिर ट्रिक तो आपको समय बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका ऐसा कौन सा स्ट्रीम था? जी, मैंने दोनों तरीके से बनाया हुआ प्रॉपर मैथ को। मैंने सबसे पहले बेस समझा, मैंने सबसे पहले उसको समझा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन को समझिए। उसके बाद उसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करने के लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा अपना जो वैल्यूएबल टाइम होता है एग्ज़ाम में उसको बचा सकते हैं, और उस टाइम का उपयोग आप रीजनिंग बनाने में या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट बनाने में आसानी से कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। रीजनिंग के बारे में बताइए कुछ। उसका कुछ स्पेशल बुक लिए थे क्या, या ऑनलाइन ऑफलाइन क्या? देखिए, रीजनिंग के लिए भी आपका किरण का और RS अग्रवाल का बुक आता है, मैंने उसी से किया हुआ था। और उसके बाद रीजनिंग के लिए यही कहना चाहूँगा, मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होती है।
किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है और कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको घर पे मेहनत करना पड़ता है। उसी से आपको सब चीज़ का फ़ायदा मिलता है। आपने क्लास ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन? जी देखिए, मैंने दोनों तरह से पढ़ाई की थी। मैंने पहले ऑफ़लाइन भी क्लास किया था, फिर मैंने देखा कि ऑफ़लाइन क्लास से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमसे छूट रहे थे, तो वैसे समय में मैंने यूट्यूब से बहुत सारे टीचर को फॉलो भी किया है और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। रीजनिंग के बारे में कोई स्पेशल सर है क्या यूट्यूब में? जी देखिए, रीजनिंग के बारे में कोई स्पेशल सर नहीं है। रीजनिंग के बारे में स्पेशल क्लास होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई चैप्टर है जिस पे आपको दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन टेस्ट में दिक्कत हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा है कि सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत हो रहा है, तो किसी भी टीचर का जिसका मान लीजिए कि आप जानते हो या फिर बहुत ज़्यादा व्यू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यू है मतलब कि उसको बच्चों ने पसंद किया है तभी उसका व्यू है, तो आप उस क्लास को देखिए, बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। रीजनिंग में अगर 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो 25 में 25 लाने के लिए बच्चे क्या करें? जी 25 में 25 लाया जा सकता है। केवल और केवल मेहनत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, टेक्नीशियन और एएलपी आपका, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का साइंस मेन फैक्टर है, क्योंकि साइंस में ज़्यादा मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। तो साइंस के बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे तैयारी की थी? देखिए, साइंस के लिए सबसे अच्छा बुक अगर बोला जाए तो एनसीईआरटी है और ऑनलाइन क्लास है। दोनों को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं साइंस के लिए और एनसीईआरटी का बुक को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस बार अगर देखा जाए रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में और इसका ग्रुप डी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनटीपीसी में और इसमें ग्रुप डी में तो हूबहू एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन बाय लाइन, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ने से बिल्कुल सफलता मिलेगी आपको। एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या मतलब चैप्टर के अंदर से थे या बाहर से? देखिए, आप अगर किसी चैप्टर को ध्यान से पढ़े हैं तो वो आपको लगेगा कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हूबहू वही सेंटेंस मिल जाएगा आपको, बट ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक साइंस के लिए? जी एनसीईआरटी के अलावा आप ऑनलाइन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के अलावा आप मान लीजिए एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो टीचर सब हैं आजकल, जैसे खान सर वगैरह हैं, चाहे आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें से मैंने 1-2 टीचर को फॉलो किया था, जिसमें मैंने खान सर को फॉलो किया था, फिर 1-2 चैनल हैं यूट्यूब में, उनके टीचर को भी मैंने फॉलो किया था और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ था वो मेरे लिए। और लूसेंट? जी देखिए, लूसेंट तो ये महासागर है, इसमें एक बार कूद जाइए और जितना हो सके अपना ज्ञान लेते रहिए। इसमें सारा कुछ नॉलेज मतलब आजकल के ज़माने में अगर आपको किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करना हो तो लूसेंट तो आपको बिल्कुल 100% याद होना ही चाहिए। याद होने का मतलब है कि लूसेंट आपको हमेशा रिवीजन होना ही चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा है। अगर कोई चीज़ लूसेंट से आता है तो सारे बच्चे उसका जवाब देंगे और अगर आप छूट जाते हैं तो आप उन सारे बच्चों से पीछे हट जाएंगे। महेश जी, जैसे मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम में क्या रोल है? देखिए, मॉक टेस्ट एक्चुअली होता क्या कि वो आपको फील करवाता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्पीड और एक्यूरेसी का ही पूरी खेल होता है मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में। उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है क्या? जी बिल्कुल, आप केवल मॉक टेस्ट लगाते हैं और नंबर देखते जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको उसका पूरा एनालिसिस करना चाहिए, तभी आप आगे मतलब वो जो आप डेली एग्ज़ाम देते हैं मतलब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसके पीछे देखिए कि आज मैंने क्या गलती किया। अगर मैथ में कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको देखिए कि कैसे इसको कम समय में किया जा सकता था। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे और जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था मॉक टेस्ट के लिए? देखिए, मैंने मॉक टेस्ट के लिए एक आपका टेक्स्ट बुक का और एक जो और 1-2 लगाया था, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट टेक्स्ट बुक मैंने बहुत सारे, लगभग टेक्स्ट बुक के सारे रेलवे के जितने भी हैं, एनटीपीसी वाले हों, चाहे ग्रुप डी वाले हों, चाहे टेक्नीशियन वाले हों, मैंने सारे टेस्ट लगाए थे और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे एक्यूरेसी और टाइम का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, मैंने मॉक टेस्ट से ही पाई है वो। जो भी बच्चे टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, आपने क्या रूटीन कोई बनाया था? जी बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट मतलब कि डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो पढ़ाई तो पॉसिबल है ही नहीं। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ज़रूरी नहीं है आज आपका मूड नहीं है तो वैसे आप छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे दिन पढ़ लें, लेकिन हाँ जिस दिन मूड हो उस दिन भरसक पढ़ें और टाइम मैनेजमेंट से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप अभी और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग के लिए अभी जीडीसी एग्ज़ाम मतलब ये करने के लिए मौका मिलता है हम लोग को। तो जीडीसी एग्ज़ाम में अभी निकला हुआ है आपका गुड्स गार्ड के लिए निकला हुआ है और टेक्नीशियन का पोस्ट भी उसमें आया हुआ है, तो मैं उसी का अभी फ़िलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि उनको एग्ज़ाम से पहले वो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं,
लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका नर्वस रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन जो आता है उसको भी गलत कर देते हैं, तो कैसे उसको दूर करें? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंट आप मॉक टेस्ट लगा के ही हो सकते हैं। आपके अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो गारंटी है कि एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपके घर में ही मॉक टेस्ट में ही अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप तैयारी ध्यान से नहीं कर रहे हैं। आपको तैयारी में अपने ध्यान देना चाहिए और बस तैयारी करते रहिए और पूरे शिद्दत से पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई पे ही होना चाहिए। आपने ग्रुप स्टडी किया था क्या? जी नहीं, मैंने ग्रुप स्टडी नहीं किया था। हालांकि मैं मानता हूं कि ग्रुप स्टडी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ग्रुप स्टडी हम लोग को करनी चाहिए। जितने भी सारे बच्चे हैं मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि अपने भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि उनको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी करने से चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। अभी के टाइम में बच्चे फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो लोग का फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, उस समय बहुत सारा भटकाव होता है, तो उससे कैसे, मतलब वो क्या रोल करता है इसमें? देखिए, मैं सभी एस्पिरेंट को कहना चाहूँगा कि ये सब सारी चीज़ें आपके और आपके जो गोल है उसके बीच में रुकावट, बाधा उत्पन्न करती है। आप जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया से दूर रहोगे, हाँ बिल्कुल, आपने अगर पढ़ाई की है 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई की है तो 10 मिनट 15 मिनट चलाने के लिए ये एक अच्छा ये भी है। बट हमेशा आप इसी पे लगे हुए हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे एलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आई हुई है, तो सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो बहुत जैसे 3-4 महीना बचा हुआ एग्ज़ाम के लिए, तो क्या उसमें टाइम में तैयारी कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो आज से ही ध्यान दे तो बिल्कुल कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि बिना मैथ या बिना रीजनिंग या बिना जीके जीएस पढ़े हुए कंपटीशन देने के लिए आया हुआ है। उसने आज तक अगर 10th भी किया है, 12th भी किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो उसने मैथ और जीके जीएस तो पढ़ा ही है। रीजनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, वो तो अपनी समझदारी होती है। बिल्कुल कर सकता है वो। अभी जैसे 2024 में और भी सुने हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, क्या आने वाली है? जी, हम लोग जितना मतलब हम लोग को जो अंदरूनी खबर है उसके हिसाब से एक नोटिस वायरल भी हुआ था। इसमें सच्चाई का तो नहीं पता, बट हाँ, लेवल 1 के लिए जो ग्रुप डी का पद है उसके लिए शायद उसमें ITI के लिए बोला गया है। लेकिन हाँ, उसमें भी 1 लाख से ऊपर का ही वैकेंसी शायद आ सकता है उसमें। मतलब वैकेंसी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी 2024-25 में, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे पद खाली हैं जिनको भरने का विचार किया जा रहा है। तो ऐसे 2024 में जिनको भी रेलवे की नौकरी चाहिए, वो क्या पूरा शिद्दत से उनके बारे में कुछ बता दीजिए कि शिद्दत से मेहनत करें? देखिए, उनको जी जान से लगे हुए रहना चाहिए। पढ़ाई भी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए, आराम से होगा। बट अपने जो गोल है उस पर अपना फोकस बनाए रखिए। साथ ही जितनी सारी चीज़ें, देखिए, जीवन का मकसद केवल नौकरी लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अच्छे से सारा चीज़ करते हुए नौकरी लें तो ये अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में आपने महेश जी का इंटरव्यू देखा, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे रियल एक्सपीरियंस इनका है कि इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है ग्रुप डी का। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।